आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9वां क्लास का। कौन क्लास के पढ़ रहे हैं? 9वां क्लास का। और 9वां क्लास का आज बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। और बायोलॉजी जब निकालिएगा 9th क्लास का तो उसका पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है कोशिका। क्या नाम है? कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। पहला चैप्टर वही पढ़ना है। क्लियर हो गए? यानी कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? बायोलॉजी। सबसे पहले इसी का देख लेते हैं जरा सा, बायोलॉजी है क्या चीज। पहला बात समझ लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत? देखिए, बायोलॉजी को अगर विभेद कीजिएगा तो यह दो चीजों से मिलकर के बना है, बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायो मीन्स क्या होता है? सजीव। बायो मीन्स सजीव और लॉजी मीन्स अध्ययन। लॉजी मीन्स अध्ययन। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? सजीव विज्ञान या जीव विज्ञान जिसको कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक किस बात को समझ गए? कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए। और देख लीजिए, इसके जो बायोलॉजी के पिता, पिता मीन्स जो सबसे ज्यादा बायोलॉजी में बताने वाले लोग हैं, जो सबसे ज्यादा जीव विज्ञान में जो काम करने वाले लोग हैं, जिन पर जीव विज्ञान टिका हुआ है, वही तो पिता होगा, वही तो जनक कहलाएगा। तो बायोलॉजी के पिता किनको कहा जाता है बताइए जरा। सजीव माने आप बताइए कि जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का पिता किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को। किनको कहा जाता है? अरस्तु को। कोई दिक्कत है? और यह जो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी दो भाग में बटा हुआ है। जैसे सजीव दो भाग में ना है, और बायो मीन्स क्या हो गया? सजीव। सजीव दो भाग में है। सजीव दो भाग में कैसे है? एक हो गया पेड़ पौधा और एक हो गया जानवर। हम लोग जानवरे में है। हम लोग से बढ़कर जानवर कौन है कि नहीं? याद रखिएगा, आप तो जानवर हैं। बोलिए। देखिए, एक बात सच्चाई आपको बोलते हैं, जानवर कह दीजिएगा तो दुख लगेगा, वही शेर कह दीजिए तो लगेगा कि तो शेर का माने क्या हो गया? वो इंसान है, वो भी तो जानवर है। तो शेर कहने पर आदमी क्या हो जाता है? खुश, है कि नहीं? और गधा कहने पर आदमी क्या हो जाता है? नाराज, है कि नहीं? क्या अंतर है भाई? सोच का भी हम लोग ये है। चलिए, तो बायोलॉजी कितने भाग में बटा हुआ है? दो भाग में। एक तो कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को ही अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी। और एक होता है जिसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? जूलॉजी। जू माने चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या रहता है? जानवर में रहता होगा, और उसी का अध्ययन जूलॉजी है ना। जानवर का अध्ययन जू। जू माने चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में जानवर, जानवर। और लॉजी माने अध्ययन, का अध्ययन, टू स्टडी, है कि नहीं? तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? जूलॉजी। जूलॉजी मीन्स क्या चीज? जानवरों का अध्ययन, जंतु का अध्ययन। और बॉटनी मीन्स क्या चीज? पेड़ पौधों का अध्ययन। अब देखिए, पेड़ पौधों का अध्ययन यानी कि बॉटनी हम लोग जो पढ़ते हैं, तो बॉटनी के पिता का भी चर्चा यहाँ थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे। तो बॉटनी के पिता किसको कहा जाता है? बॉटनी के पिता किसको कहा जाता है? तो थ्रियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थ्रियोफ्रेस्टस को। थ्रियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति जगत का, है ना, फ्रेस्टस, है ना, उसको कहा जाता है वनस्पति जगत का पिता, है कि नहीं? जनक। और जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु। अरे भैया, तो वनस्पति से ज्यादा जंतु विज्ञान हमको पढ़ना है। वनस्पति से ज्यादा क्या पढ़ना है? जंतु विज्ञान। पेड़ पौधा में क्या देखते हैं? जड़, तना, फल, फूल, पत्ती, प्रकाश संश्लेषण, यही सब ना पढ़ते हैं। लेकिन जंतु में आंख, कान, नाक, जीभ, फेफड़ा, हार्ट, है ना, जनन प्रजनन, क्या क्या झूठ सच पढ़ते हैं। तो ज्यादा चीज पढ़ना पड़ता है जंतु के बारे में। तो जंतु के बारे में ज्यादा पढ़ना है, यानी कि अरस्तु के चीजों को ज्यादा पढ़ना है और थ्रियोफ्रेस्टस के चीजों को कम पढ़ना है। इसीलिए ये दोनों जीव विज्ञान में आते हैं। इसीलिए दोनों को मिला करके कहा जाता है ना, कि जीव विज्ञान का पिता कौन है, बायोलॉजी का पिता कौन है? तो अरस्तु। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर यहाँ दिक्कत नहीं है तब हम लोग कोशिका पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? कोशिका पर। तो चलिए, आज बायोलॉजी में 9th क्लास का ये बायोलॉजी का क्लास है। और हम लोग 9th क्लास के इस बायोलॉजी के क्लास में पहला चैप्टर जो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सेल। क्या नाम है? सेल। सेल मीन्स क्या होता है भैया? कोशिका। कोई दिक्कत? बायोलॉजी की भाषा में सेल को साइटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटो। कोशिका को बायोलॉजिकल नेम क्या है? साइटो। CYTO, साइटो। साइटो
क्या कहते हैं उसको, साइटो। तो साइटो जब है तो साइटो मीन्स क्या हो गया, बायोलॉजिकल नेम कोशिका का क्या है, साइटो, और उसका अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। क्लियर हो गया? साइटो के अध्ययन को क्या कहेंगे, साइटो। और साइको के अध्ययन को क्या कहेंगे, साइकोलॉजी। पागलों के पढ़ाई को क्या कहेंगे, है ना, साइकोलॉजी। साइको माने क्या, पागल। तो यहाँ साइको नहीं पढ़ रहे हैं, साइटो, को और ट दूर में अंतर है। साइको मीन्स क्या चीज, पागल, और साइटो मीन्स क्या चीज, कोशिका। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है, बोलिए जरा सा, साइट। अब देखिए सबसे बड़ी बात आप लोग समझ लीजिए, हम लोगों का शरीर या किसी भी सजीव का शरीर, समझे कि नहीं, किसी भी जीव का शरीर जो होता है, किसी भी जीव का जो शरीर होता है, समझे कि नहीं, वह किस चीज से बना है, कोशिका से बना है। क्या चीज से बना है, कोशिका से। हम इसके पहले जरा सा इस बात का हम लोग अध्ययन कर लेंगे कि आखिर जो है कि कोशिका जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो हम लोग कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। कोशिका का वैज्ञानिक बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया, साइटो। साइटोलॉजी नहीं, साइटो। उसका अध्ययन करेंगे तब उसको क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। क्लियर हो गया? चलिए सबसे पहले इस बात को जानिए कि आखिर कोशिका की खोज किसने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था ये जानेंगे। यह है क्या चीज, तो देखिए हम लोगों का शरीर का प्रथम इकाई, प्रथम इकाई का मतलब क्या चीज, माने इकाई, यूनिट बोले, इसको लास्ट में हम समझा देंगे। यूनिट बोले तो इकाई का मतलब ऐसा होता है, इकाई का मतलब है कि जो हर काम में परिपूर्ण हो, जो हर काम को अच्छे से कर ले, और सारा काम कर लेने का सबसे छोटा मात्रक क्या है, वही तो इकाई है। और वह इकाई हम लोगों के शरीर में कौन सा चीज है, वह है कोशिका। क्या है, कोशिका। तो सजीव का सबसे छोटा इकाई क्या है, कोशिका। याद रहेगा? क्या है भाई, तो सजीव का सबसे छोटा इकाई, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, सजीव का सबसे छोटा इकाई, छोटा इकाई क्या है, कोशिका है। यानी कि कोशिका जो है जब छोटा इकाई हो गया, यानी कि किसी भी जीव का अगर रचना होता है, जैसे आप लड्डू लेते हैं तो लड्डू का छोटा इकाई क्या है, बूंदिया। वह बहुत सारे बूंदिया, यानी कि छोटे छोटे बूंदिया के कणों से नहीं मिलकर के वो लड्डू का निर्माण होता है। और उस लड्डू में से अगर एक बूंदिया को निकाल दीजिए तो कह सकते हैं ना कि यही मिल करके यही बनाया है लड्डू को, यही ढेर मनी मिल करके क्या बनाया है, लड्डू को बना दिया है। तो ठीक उसी प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके ही यह काया बनाया है, काया बने शरीर बनाया है। तो उसका एक जो छोटा सा इकाई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि कहे तो यह हमारे शरीर की जो रचना है वह रचना का इकाई, वह क्या है, रचना का इकाई है। हमारे शरीर की जो भी क्रियाएं होती हैं, हम जब हमारा शरीर हुआ तो शरीर क्रिया करने के लिए बना है, तो वह क्रिया कब होगा, जब वह इकाई क्रिया करेगा तब होगा। आ रहा समझ में? तब हम कह सकते हैं कि सजीव क्या है, तो किसी भी जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है, तो कोशिका का हम लोग क्या परिभाषा दे सकते हैं कि जीव का, किसका, जीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोई दिक्कत है? अगर ऐसा लिख दिया तो कोई दिक्कत है? आखिर इस कोशिका की खोज तो किसी ने किया होगा ना, निश्चित तौर पर किसी ने किया होगा। और सबसे पहले जिसने भी कोशिका की खोज की, जिसने भी कोशिका का नामकरण किया, कोशिका की खोज किया, उस वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था इनका, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की, लेकिन जिस कोशिका की इन्होंने खोज की वह कोशिका बिल्कुल मरी हुई कोशिका थी, इसीलिए उसको हम कह सकते हैं कि वह एक मृत कोशिका थी। और यह घटना थी 1665 ईस्वी की। कब की है, 1665 ईस्वी में।
1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, है ना, जिस कोशिका की खोज किया वह कोशिका क्या थी? बिल्कुल मरी हुई, यानी कि मृत कोशिका। यह कैसी कोशिका की खोज किया इन्होंने? मृत कोशिका की। और मृत कोशिका की जब खोज किया तो वह मृत कोशिका में कौन सा चीज पर खोज किया? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि उन्होंने कॉर्क पर इसे खोजा। कॉर्क समझते हैं आप? दवाई उवाई का देखिएगा, ठेपी जिसका रहता है, जो ढक्कन रहता है, उसके नीचे वो उजला रंग के कॉर्क लगा हुआ रहता है, समझे कि नहीं? उजला रंग के क्या लगा हुआ रहता है? कॉर्क, है ना। बैडमिंटन खेलते हैं तो बिचवा में उजला रंग के कॉर्क लगा हुआ रहता है। तो उसी कॉर्क में, है ना, मृत कोशिका की खोज किया किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो अब यहाँ से एक बात और हम लोगों के जेहन में, है ना, एक बात उत्पन्न होती है कि जब मरा हुआ कोशिका की खोज किया तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो जीवित कोशिका की भी खोज किया होगा। किसकी खोज किया होगा? जीवित कोशिका की। देखिए उस समय होड़ था किसी न किसी चीज का खोज करने का, एक होड़ सा लग जाता है ना, किसी न किसी चीज की प्राप्ति करने का। तो उस समय जब दिमाग में, जेहन में लोगों को आया कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने एक चीज का निर्माण किया है, एक चीज के बारे में बताया है जिसका नाम है कोशिका, तो वहां पर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनियन लीवेनहॉक। क्या नाम था उनका? एंटोनियन लीवेनहॉक। और यह बात है, घटना है 1674 ईस्वी की। कब की बात है? 1674 ईस्वी की। भोजन करने के बाद दांत खोद रहे थे। क्या कर रहे थे वो? दांत खोद रहे थे। तो दतिया खोदते खोदते उनको एक उजला चीज मिला, तो कहा कि इसको हौड़िए, हकोड़िए इसको। हिकोड़ना समझते हैं? हिकोड़ना जैसे कभी कभी आप देखते मछली मारते हैं जब, तो सब पानी निकाल देते हैं और लास्ट में थोड़ा सा पानी और कदई को हिकोड़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं? हिकोड़ना। तो उसने हिकोड़ा, तो हिकोड़ा तो देखा कि जीवाणु है ना, और क्या है इसमें? जीवाणु है, बैक्टीरिया है। और उसी बैक्टीरिया को उन्होंने, मैंने कहा कि यह तो कोशिका है। यह क्या है? कोशिका। वह कोशिका जो जिसका उन्होंने खोज किया वह उनको इस जीवाणु में मिला, वह बैक्टीरिया में मिला। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक के बाद जीवित कोशिका की खोज, इसकी जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनियन। किसने? एंटोनियन लीवेनहॉक। कब? 1674 ईस्वी में। किसमें खोजा? मैंने तो बैक्टीरिया में। कब खोजा? तो भोजन करने के दरमियान। आ गया समझ में? उन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया। लेकिन जब आएगा आपको एग्जामिनेशन में कि कोशिका की खोज किसने किया, तब आप रॉबर्ट हुक पर टिक लगाइएगा। किस पर टिक लगाइएगा? रॉबर्ट हुक पर। लेकिन जब प्रश्न में आ जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तब आप लगाइएगा, है ना, किस पर? एंटोनियन लीवेनहॉक पर। लेकिन ऐसे अगर सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका की खोज किसने किया, तब आप किसको लगाइएगा? रॉबर्ट हुक को। क्योंकि उन्होंने जिस कोशिका की भी खोज किया हो, चाहे वह कोशिका मरी हुई हो या वह कोशिका जिंदा हो, खोजने वाला प्रथम व्यक्ति तो रॉबर्ट हुक थे। खोजने वाला तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। इसलिए कोशिका की खोज का जब भी नाम आएगा उसमें आपको कोई आंसर पर टिक लगाना है। किस पर? तो आंसर पर टिक लगेगा आपका रॉबर्ट हुक पर। लेकिन आपको याद रखना होगा कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज किया था वह कोशिका मृत थी। तब यहाँ पे दूसरा प्रश्न आएगा, है ना, कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तब आप बताइएगा एंटोनियन लीवेनहॉक ने। आ गया समझ में? आप लोग हैं यहाँ पर प्रेजेंट? बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपको? देखिए जब खोज करने का होड़ लगा हुआ रहता है, सबको चाहता है कि हम भी कुछ ना कुछ खोज दे, है कि नहीं? हम भी कुछ ना कुछ खोजे, मेरा भी नाम जो है से, है ना, अमर हो जाए। तो खोजने के फेरा में बहुत सारे लोग ऊपर भी चले जाते हैं, कभी कभी वैज्ञानिक तो अधिकांशतः ऊपर चले जाते हैं, है ना, खोज ही के फेरा में, है कि नहीं? और कुछ लोग जो है खोज करके कुछ नई नई बातें बताते हैं, तो उनका जो है से हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, अपने किताबों में नाम उनका पढ़ते हैं। खोज के इस लिस्ट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1831 का समय है। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन।
क्या नाम है उनका, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने कहा कि कोशिका के अंदर में जब आउ फाड़ फूर के अंदर तक झांक के देखे कि आउ कुछ है कोशिका के अंदर में, कहा है एगो आउ हमको एकदम वहां पर कुछ दिखाई दे रहा है, एकदम भीतरवा में एकदम खोल के देख रहे हैं। तब समझे कि नहीं? तो कब 1831 ईस्वी में किसने देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने बोले, हाँ रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा कि कोशिका के अंदर में एक तो मध्य में एक बिंदु है। क्या है? बिंदु। उस बिंदु को उन्होंने नामकरण किया क्या चीज का, केंद्रक का। उन्होंने कहा कि इसके अंदर में कोशिका के अंदरवा में एक ओहिजा पड़ी कुछ है और इसको उन्होंने क्या नाम दिया, केंद्रक। क्या कहा, केंद्र। तो कोशिका के बीचों बीच कुछ है, उस चीज का नाम क्या है, केंद्र। यह बात किसने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब बताया, 1800। आगे समझ में आ रहा है बात? अब इस बात को आप लोग समझिएगा। अब देखिए, जब खोजों का होड़ चल रहा है तो और लोग होंगे, और लोग खोजने में आएंगे। तो ठीक 1839 में, कब, 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में दो वैज्ञानिक हुए। एक पहला जो वैज्ञानिक है जिनका नाम था पुरकिंजे। क्या नाम था इनका, पुरकिंजे। याद रखिएगा, क्या नाम था इनका, पुरकिंजे। समझ में आई बात है? पुरकिंजे ने कहा कि देखिए, हम देख रहे हैं कि इस कोशिका में पानी जैसा कुछ तरल पदार्थ है। क्या है इसमें, तरल पदार्थ है, कुछ है जो द्रव्य के जैसा है। ये आखिर क्या है? उन्होंने दिमाग लगाया, पुरकिंजे ने। किन्होंने, पुरकिंजे ने। कब, 1839 ईस्वी में। आ रहा समझ में? 1839 ईस्वी की बात है। पुरकिंजे ने जब देखा कोशिका के अंदर में झांक झूक करके, कैसे आप लोग कभी कभी किसी झांकते हैं कि कुछ कुछ ले है कि नहीं? तो नैका कन्हैया कुछ न कुछ लाती है कि नहीं लाती है? सास के लिए साड़ी, ननद के लिए जो है सूट सलवार सब लाती है कि नहीं लाती है? तो सब हम लोग झांक कर देखते हैं ना, तो ये भी झांक करके देखें कि कोशिका के अंदर में कुछ है। समझे कि नहीं? तो झांक करके देखे। भी जब सब कोई खोजिए रहा था तो पुरकिंजे कहाँ चुप बैठने वाले थे? चुप बैठते, ताकि हम कुछ ना कुछ देखेंगे ना। तो ये देखे तो कहे कि जब झांक करके देखा कि वो केंद्रक मिला। समझे कि नहीं? एगो जब मरल के खोज किया तो वो जिंदा के खोज कर दिया, एगो केंद्र के खोज दिया। था ई झांके तो कहा अरे चर्चा करता है, अरे कुछ तरल पदार्थ है, कुछ द्रव्य है इसमें। उन्होंने कहा कि इस द्रव्य का नाम रहेगा जीव द्रव्य। क्या नाम रहेगा, जीव द्रव्य। बात समझ आ गई ना? जीव द्रव्य कितना तरह के, दो तरह के। जीव द्रव्य कितना तरह के, दो तरह के। एगो कोशिका में जो द्रव्य है, कोशिका द्रव्य, और एगो न्यूक्लियस माने केंद्रक द्रव्य। और जीव द्रव्य में 80% पानी और 1% की कमी हो जाएगी जीव द्रव्य में तो प्यास, और 10% में मौत, है कि नहीं? तो इन्होंने जो खोजा, पुरकिंजे ने तो कहा कि अरे इसमें तो तरल पदार्थ है, माने द्रव्य है। उस द्रव्य, चूंकि यह एक जीव है और जीव में द्रव्य है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया जीव द्रव्य। जीव में द्रव्य पाए जाने की वजह से इसका क्या नाम पड़ गया, जीव द्रव्य। और यह किसने खोजा, पुरकिंजे ने। 1839 ईस्वी की ही बात है, 1839 ईस्वी की ही बात है। दो भाई थे। कितने भाई थे, दो भाई थे। कितने भाई थे, दो भाई। दो भाई थे। तो दोनों भाई का नाम क्या था, एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरा का नाम था स्वान। क्या नाम था, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन और स्वान। इन दोनों ने कहा कि सब कुछ खोजिए ना, तो हम क्या करें भाई, अब हमको कुछ मिलेगा तब ना। तो इन्होंने कहा कि देखिए, हम कुछ खोजे चाहे नहीं खोजे, हमें कोई सिद्धांत देते हैं, हम जो बात कर रहे हैं इसको मानिए। तो बोले क्या बात कह रहे हो, बोलो, है ना? तो इन्होंने कहा कि सभी जीव, इन्होंने वो बात कहा कि सभी जीव, इन्होंने कौन सी बात कही कि सब जितना भी जीव है, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बनी। ले, सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो इनका बात छप गया। पहला बारी बोले थे ऐसा, पहला बारी बोले थे कि सभी जीव कैसे बना है, तो कोशिका से मिलकर के। चूंकि सब जीव में कोशिका पाया जाता है, तो बोले कि हमरा से कुछ मिला उला है ये नहीं, तो हम लोग बातें बोल देते हैं। इन्होंने वो बात बोल दिया, क्या भाई, सिद्धांत दिया कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बनी है।
तो याद रखेगा, यह बात किसने कहा था कि सभी जीव कोशिकाओं से ही मिलकर के बनी है। इस बात को किसने बोला था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। कब? 1839 ईस्वी में। आ गया समझ में? समझ में आ गया बात? अब देखिए, अब यहां पर स्थिति है कि दो भाई और आ गए, दो भाई और आ गए। जब सब कोई खोज रहा था तब ये भी कहा कि तो भाई आप लोग तो ऐसे ही देख रहे हैं सूक्ष्मदर्शी से, हम एगो काम करते हैं कि हम ऐसा सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को भी देख ले। किसको देख ले? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सबसे छोटा कण है, बहुत छोटा कण होता है वो, है कि नहीं? और जो उसको देखे हम ऐसा सूक्ष्मदर्शी बनाएंगे जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो उसको बनाया किसने? तो एक दो भाई थे जिसका नाम था नॉल और इरस्ता। क्या नाम था? नॉल और इरस्ता। ये दोनों क्या थे? भाई थे। दोनों क्या थे? भाई थे। तो इन्होंने क्या का निर्माण कर दिया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। किसका निर्माण कर दिया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। समझे कि नहीं? और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण होना मतलब कोशिकाओं को अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो बहुत सारी बातों का पर्दाफाश शुरू हो गया। समझे कि नहीं? अब उसके अंदर में बड़ी बड़ी चीजों को देखने का मौका मिला और उसी चीज को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र के निर्माण के बाद कोशिका के विभिन्न चीजों के बारे में जो अध्ययन हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तत्पश्चात हम थोड़ी सी चीज और बता देते हैं। आपसे क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे कोई पूछ दिया कि दुनिया में, दुनिया भर में दुनिया का सबसे छोटा कोशिका, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका का नाम बताइए, क्या नाम बताइएगा? तो इसका नाम है माइक्रो, बोले जल्दी से, माइक्रोप्लाज्म। क्या नाम है? माइक्रो, एक मिनट, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। क्या नाम है इसका? माइक्रोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम। क्या नाम है इसका? गैलसेप्टिकम। याद रखिएगा। कोई आपसे पूछेगा कि दुनिया भर में बताइए कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, तो माइक्रोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम, माइक्रोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम, यह दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। याद रहेगा नाम? तो आपसे कोई पूछेगा कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइक्रोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम। तो उसी हिसाब से आप बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका, दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। वह एक ही वो कोशिका 2 kg का है। कितना केजी का है? 2 kg का। शुतुरमुर्ग का अंडा कितना केजी का होता है? 2 kg का। कितना केजी का है? 2 kg का। शुतुरमुर्ग का अंडा कितना केजी का? 2 kg का। छोटे छोटे अंडा खाते हैं तो तुरंत में दब दब, एक बार खाइए ना शुतुरमुर्ग का अंडा, 20 दिन तक भूखे नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात है? तो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइक्रोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बोलिए। तो ये तो दुनिया का हो गया। अब जरा मानव की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब किसकी चर्चा कर लेते हैं? मानव की। तो याद रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका, मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? यह पुरुषों में पाया जाता है, जिसका नाम है शुक्राणु। क्या नाम है? शुक्राणु। मानव में मेल फीमेल दोनों होता है। आप लोग क्या है? मानव नहीं है? अब आप लोग क्या है? मानव नहीं है? तो मानव का बोलिए नहीं रहा है कि नहीं है? डाउट है कि आप लोग मानव नहीं है? मानव है ना? मानव में फेल फीमेल दोनों, मेल और फीमेल दोनों। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? जरा सा बताइए। शुक्राणु। और आपसे अगर कोई पूछ दे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो सबसे बड़ी कोशिका, इस शुक्राणु किसमें पाया जाता है? मेल में। तो अंडाणु हो जाएगा सबसे बड़ी कोशिका, जो कहाँ पाया जाता है? फीमेल में। जो कहाँ पाया जाता है? फीमेल में। यही दोनों आपस में संयोग जब करते हैं,
है ना, तो शिशु का जन्म होता है। एक सबसे छोटी कोशिका, एक सबसे बड़ी कोशिका जब आपस में निषेचन की प्रक्रिया करते हैं तो उसी को हम लोग जनन कहते हैं। बात समझ आ गई ना? तो ये आपसे कोई पूछेगा तो आप जवाब दे दीजिएगा। तो जवाब दीजिएगा, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, हाँ, माइक्रोप्लाज्मा। और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, ये क्या बोल रहा था? जैसे तो सूत्र कहा ना, देखा शुक्राणु गदहवा। दुनिया का सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम, और दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका, तो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रहेगा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पुरुषों में पाया जाता है जिसका नाम है शुक्राणु। अब मानव की सबसे बड़ी कोशिका जो कहाँ पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है, जिसका नाम है अंडा। क्लियर हो गया? अब लंबा के बारे में तय कीजिए। तो मानव के शरीर में, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लंबा बड़ा समझते हैं? हाथी बड़ा है कि लंबा है? बड़ा। जिराफ लंबा है कि बड़ा है? आगे समझ में आए? तो बड़ा लंबा समझ में आया? हाँ। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम आप लोग जानते हैं? तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है इसका? तंत्रिका कोशिका। और इसी तंत्रिका कोशिका को ही हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन कोशिका जो कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। न्यूरॉन कोशिका। कौन सा कोशिका? न्यूरॉन कोशिका। कोई दिक्कत? और याद रखिए, यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है तो हमको बताइए। अब यहां से एक चीज अब बताइए, वैसी कोशिका कौन है जिसका विभाजन नहीं हो सकता है? और वैसी कोशिका का नाम बताइए जिसका विभाजन हो सकता है और ज्यादा मात्रा में होता है। तो देखिए, आपको हम पूछ रहे हैं कि आप वैसी कोशिका का नाम बताइए जिसका विभाजन नहीं होता है। बताइए। हाँ, न्यूरॉन। कौन? न्यूरॉन। यानी कि हम कहेंगे कि विभाजन रहित कोशिका, विभाजन रहित कोशिका, विभाजन रहित कोशिका, विभाजन रहित कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। यानी कि कोशिका का विभाजन नहीं हो, ऐसी कोशिका का नाम है क्या चीज? न्यूरॉन। क्या कोशिका का विभाजन होना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल कोशिका का विभाजन होना जरूरी है, क्योंकि कोशिका का विभाजन का मतलब होता है कि कोशिका अलगे अलगे नहीं हो जाना, बल्कि कोशिका विभाजन के मतलब होता है कि कोशिका टूट करके दो भागों में बटेगी और ये दोनों भाग फिर नए कोशिका का निर्माण करेंगे। बात समझा गई ना? तो नई कोशिका का निर्माण होगा तभी हमारे शरीर की आकृति बढ़ेगी, तभी हमारा सारा चीज की प्रक्रिया होगी। समझे कि नहीं? अगर कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो आपका जो है से शरीर जकड़ जाएगा, है कि नहीं? फिर आपका वृद्धि रुक जाएगा, श्वसन क्रिया नहीं हो पाएगा, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिका का विभाजन जरूरी है, लेकिन न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। और न्यूरॉन हमारे कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में। कहाँ? ब्रेन में। और सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन, कोशिका विभाजन कहाँ होता है? कि लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। इसीलिए देखिए, कोशिका विभाजन जब होता है, चोट घाट जब लग जाता है तो कोशिका विभाजित होकर के वहां पुराने जख्मों को ठीक कर देती है और फिर से हमारा शरीर सही हो जाता है। और जहां पे कोशिका का विभाजन नहीं होगा वहां नए चीज की प्राप्ति, नए है ना चीज नहीं बन पाएंगे, जिसके कारण वो हमेशा खराब रहेगा। इसलिए ब्रेन में हेलमेट जो पहनने के लिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ताकि आपको इसमें चोट न लगे, क्योंकि वहां न्यूरॉन पाए जाते हैं और न्यूरॉन में जब ब्रेन में चोट लग जाएगा तो उसका विभाजन नहीं होगा और वह ठीक नहीं होगा, और जब ठीक नहीं होगा तो आपकी मृत्यु फिर हो जाएगी। इसलिए ब्रेन में चोट लगने के बाद अधिकांशतः लोग मर जाते हैं। इसको आगे हम पढ़ाएंगे, सारा चीजों को हम लोग पहले ये करेंगे। सबसे पहले आपको इस चीज को जान लीजिए कि वैसी कोशिका जिसमें विभाजन न होता हो, है ना, विभाजन रहित कोशिका का नाम क्या है? तो न्यूरॉन।
और जहां पे सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन होता है उसका नाम क्या है? तो लीवर। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम लोग कोशिका का अध्ययन कर लेते हैं, कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ लेते हैं, कोशिका को खूब बढ़िया से हम लोग समझ लेते हैं। फटाक से लिखिए और उसके बाद हम लोग तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, उसको वहां पे रोक दीजिए।